अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेंसिल निकाल लो और किताब निकाल लो। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, और डिस्क्रिप्शन में दोनों पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, मार्क भी और अनमार्क भी, ताकि प्रैक्टिस में आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60। तो क्या होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो गिवन है CH2O और उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें n वाला फैक्टर निकालना पड़ता है। और ये फैक्टर कैसे निकलता है? फैक्टर ऐसे निकलता है कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है कंपाउंड का, उसको डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालना पड़ेगा। कार्बन के हो गए 12, हाइड्रोजन के हो गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 16। ठीक है, ये कितने हो गए? ये हो गए 30। ठीक है जी। अब जैसे ये आंसर आ गया है 30 के बराबर, अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों को डिवाइड करना है। मॉलिक्यूलर मास है 60, एम्पिरिकल फार्मूला मास आया है 30, तो फैक्टर बराबर आ गया 2 के। तो फाइनली हमें क्या करना है? हमें करना है CH2O और इसको मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर के साथ, यानी कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं मॉलिक्यूल्स की, तो ये हो जाएगा C2H4 और O हो जाएगा 2। तो C2H4 और O2, दिस इज द राइट आंसर। कोई सा भी फॉर्मूला मास वगैरह क्वेश्चन हो ना, ऐसे ही सॉल्व करना। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एवरेज लिया जाता है, बहुत सारी रेप्लिकेट मेजरमेंट्स का, बहुत सारी मेजरमेंट बार बार ली जाती हैं, ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा मरतबा ली जाती है। तो क्या उसमें एरर नहीं होता? नहीं, उसके अंदर एरर होता है, बट वो रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है। जो रिलायबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेज अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन डिस्क्राइब। जो क्वांटिटी रिलेशनशिप होता है बिटवीन सब्सटेंसेज बैलेंस्ड इक्वेशन के जरिए, उसे हम कहते हैं स्टिशियोमेट्री। नंबर 4, द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.8 ग्राम ऑफ NaCl। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमें मालूम करने हैं इसके अंदर। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है सोडियम का हो गया कितना? सोडियम का हो गया हमारे पास 23, और क्लोरीन का हो गया हमारे पास एटॉमिक मास 35.5। कितना हो गया ये हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 58.5। ये आ गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? जो भी मास होता है वो होता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इस मरतबा मास भी 58.5 गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा वो भी 58.5 है। कैंसिल होके आंसर आएगा 1। इट मीन्स 58.5 ग्राम के अंदर NaCl का 1 मोल पाया जाता है। नंबर 5, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हैं? और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होने का आप ये भी कह सकते हो कि किस में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। ठीक है, तो H2 का मतलब हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 2, और ये हो गए कितने? 10 ग्राम। तो ये हो गए 5 मोल। ठीक है, ये 5 मोल है। और ये कितना हो गया? ये हो गया कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4। तो ये हो जाएगा कितना? 16। ये हो गया हमारे पास कितना? मॉलिक्यूलर मास इसका है 16। तो ये क्या हो जाएगा? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 5 तो नहीं आएगा, एटलीस्ट छोटा ही आंसर आएगा। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 ग्राम H2O। 10 ग्राम का मतलब वही हो गया, कितने मोल हो गए? ये हो गए 5 मोल। ठीक है, मीथेन का कितना होता है? मीथेन का होता है 16। तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये भी 5 के बराबर नहीं आएगा। 10 ग्राम का मतलब हो गया 5 मोल, और मीथेन के हो गए कितने? 80। तो अभी 80 डिवाइड बाय कितना है? 18 डिवाइड बाय 16, जो टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ये आ गया 5 के बराबर, यानी कि 5 मोल। तो पूछा गया था कि कहाँ पर जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, और हमें पता है कि हर एक मोल के अंदर एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बराबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे 10 ग्राम हाइड्रोजन में और 80 ग्राम मीथेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर हैज़ वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? 3 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, और दो नंबरों के दरमियान में आने वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पर हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इधर आ जाओ, ये सारे के सारे जीरो जो राइट साइड पे होते हैं वो डेसिमल नहीं होते, अगर डेसिमल ना लगाओ। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आंसर होगा हमारा। लेकिन चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है,
और ये चारों के चारों जीरोस क्योंकि दरमियान में आ रहे हैं दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, तो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जीरो इस वजह से सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल मौजूद है और जीरो राइट साइड पर है। नंबर 7, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0.5 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। देखो मैंने आपको बताया कि एक मोल जो है जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रोस कांस्टेंट के मुताबिक वो जगह घेरते हैं 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, तो आधा मोल कितनी जगह घेरेगा, आधा मोल यानी कि 0.5 मोल लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करा दिया, राइट पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 11.2 डीएम की एक मोल इतनी जगह घेरेगा। तो अगर आपको ये पता है ना कि एक मोल कितनी जगह घेरता है तो आप 10 मोल के लिए निकाल सकते हो, 5 मोल के लिए, मतलब जितने चाहो मोल के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ 3.01 10 पर 23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी विल बी। देखो सेम वही सवाल है लेकिन इस मरतबा मोल नहीं दिए बल्कि मॉलिक्यूल्स दे दिए। ये जो है ना बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी मदद से आप इसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, और वैसे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो क्योंकि 6.02 10 पर 23 का हाफ है, लेकिन चलो कैलकुलेट भी कराते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करा दें एवोगाड्रोस कांस्टेंट से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 6.01 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.02 10 रेज टू द पावर 23, दोनों को डिवाइड करा के आंसर आएगा 0.5 मोल। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया तो फिर वही बात है, आधा मोल कितनी जगह घेरता है, एक मोल 22.4 के बराबर जगह घेरता है, तो आधा मोल जगह घेरता है 11.2 डीएम क्यूब के बराबर। एक ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हो सकते हैं, तभी मैं कहता हूं कि ये जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराता हूं ना, मेरी बातें सुनना ज़्यादा अहम है ताकि आपको कोरिलेट करें मुख्तलिफ एमसीक्यूज में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 10 रेज टू द पावर 5 इज, ये जितनी पावर है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, तो जो भी क्वेश्चन बने उसके लिहाज से आप कैरेक्टरिस्टिक चूज कर सकते हो। नंबर 10, वाइल कंसीडरिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द सिंप्लीफाइड रिजल्ट ऑफ, जब भी दो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं तो उनके सम में जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज होती है ना, वो लीस्ट जिसके पास हो उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। क्या मतलब, आप देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि कम वाले को देखते हैं तो कम यहाँ पर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये है डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐड करके भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू एक ऑप्शन के अंदर आ रही है। दिस हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स का थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ गया, प्रैक्टिस कर लो। लेफ्ट हैंड साइड वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। 2 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, राइट साइड वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 1 5 2 सिग्निफिकेंट है, 1 0 है और 0 भी सिग्निफिकेंट है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 2 सिग्निफिकेंट है, 1 5 2 1, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ये होगा 5 वाला। 12 रेन ड्रॉप्स है स्फेरिकल शेप, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उनकी स्फेरिकल शेप होती है क्योंकि स्फेयर की क्या चीज कम होती है, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ नहीं, सरफेस टू वॉल्यूम का रेशो जो होता है वो कम होता है स्फेयर का। याद रखिए क्यूब की अगर बात करेंगे ना तो क्यूब के सरफेस एरिया को अगर उसके वॉल्यूम से डिवाइड करें तो आंसर बड़ा आएगा, जबकि अगर जो हमारे पास स्फेयर है उसके सरफेस एरिया को अगर मैं डिवाइड करता हूं वॉल्यूम से तो आंसर कम आता है। तो रेन आमतौर पे अपने आप को कम से कम सरफेस के अंदर रखने की कोशिश करता है, इसी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से, इस वजह से उसकी शेप स्फेरिकल हो जाती है। 13, एवोपरेशन इज कूलिंग प्रोसेस, एवोपरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, बहुत ही आसान सी बात है, कहीं पर भी एवोपरेशन होता है तो वो कूलिंग हो रही होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर गर्मियों में रोड के ऊपर जो है वो छिड़काव कर देना, ठीक है ना, या फिर संगे मरमर है उसके ऊपर जो है एक मरतबा पोछा लगा देते हैं, ठंडा सा हो जाता है, ये सब एवोपरेशन की वजह से। और रेफ्रिजरेटर तो बहरहाल इस रूल को इस्तेमाल करता ही है।
14 इन एस आई सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का क्या यूनिट होता है? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया की। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर होगा कैंसिल, ये आ जाएगा किलोग्राम सेकंड स्क्वायर पर मीटर, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर पर मीटर। अच्छा, ये पर लिखा हुआ था तो दोनों साथ में आ जाएंगे, बन जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मीटर, ये बनेगा। वो अपॉन लिखना भूल गया था मैं, तो सेकंड स्क्वायर मीटर यानी कि किलोग्राम पर मीटर और सेकंड स्क्वायर। नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड थियोरेटिकली बी जीरो एट, जो वॉल्यूम होता है गैस का वो थियोरेटिकली जीरो हो जाता है एट एब्सोल्यूट जीरो। चार्ल्स लॉ से हमने एक वैल्यू निकाली थी जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ पर गैस का वॉल्यूम जो है वो थियोरेटिकली जीरो हो जाता है, और ऐसा होता है या तो -273 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर उसको हम बराबर कहते हैं जीरो केल्विन। किस वजह से एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं? जीरो केल्विन। ओके नहीं है, जीरो केल्विन है। 16, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड, विस्कोसिटी कहते हैं। जो लेयर्स होती हैं डिफरेंट लिक्विड्स की, उनके दरमियान में जो रेजिस्टेंस पाई जाती है विस्कोसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से फ्लो होने में दुश्वारी होती है। 17, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज़ द डायमेंशन ऑफ, जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन किसके बराबर होती है? तो देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, इन आइसोबैरिक प्रोसेस जो वर्क डन होता है वो खुद बराबर होता है पी डेल्टा वी के ना, सिर्फ डायमेंशन की बात है। तो जो प्रेशर की डायमेंशन है और जो वॉल्यूम की डायमेंशन है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क की वैल्यू मिल जाती है। तो प्रेशर एक डिफरेंट थिंग है, टेम्परेचर डिफरेंट थिंग है, वॉल्यूम भी अलग है, बट एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी काम करने की सलाहियत है। और अगर फिजिक्स को इन्वॉल्व करोगे तो और इजीली आ जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। प्रेशर की डायमेंशन अगर आप निकालते हो तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय एल का स्क्वायर इन टू, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब। तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा स्क्वायर से, यानी कि 2L से यहाँ के 2L कैंसिल हो जाएंगे, M बचेगा और एक L बच गया यहाँ पर, वो उस L से मल्टीप्लाई होगा, L स्क्वायर हो जाएगा, T माइनस टू हो जाएगा। तो वाकई एनर्जी की ही डायमेंशन के बराबर है। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर, आपस में कंबाइन होने की जो सलाहियत है उसे कोहिजन कहते हैं, और किसी दूसरी सरफेस के साथ जो कंबाइन होने की सलाहियत है उसे एडहेशन कहते हैं। तो कोहेशन एडहेशन दोनों में फर्क रखना है आपने। कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू, जो कैपिलरी एक्शन होता है लिक्विड का वो होता है ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन। आप एक कैपिलरी एक्शन देख सकते हो ना, कैपिलरी ट्यूब को अगर आप इंसर्ट करते हो तो थोड़ा सा जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है, वो कैपिलरी एक्शन है। बाकी जो हमारे पास ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें भी जो है कैपिलरी एक्शन होता है डिफरेंट होल्स की वजह से। तो बेसिकली वो सरफेस टेंशन की ही मिसाल है। एक टिश्यू पेपर को आप पानी में थोड़ा सा डिप कर दो, थोड़ी देर में पूरा का पूरा टिश्यू पेपर जो है वो गीला हो जाएगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन विच इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। नंबर 20, दो सॉलिड्स हैं जिनका सेम क्रिस्टल है, सेम को कहते हैं आइसो, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं शेप, और शेप के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मॉर्फ। तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे? एलोट्रोप्स कहेंगे, पॉलीमॉर्फस कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे, या आइसोमॉर्फस कहेंगे? वो कहलाएंगे आइसोमॉर्फस। 21, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है परपेंडिकुलर बट नॉट पैरेलल, पैरेलल टू इट्स लेयर्स बट नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल तो कर लेता है बट परपेंडिकुलर नहीं करता, ये खुसूसियत है ग्रेफाइट की। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल इज 7, 7 बेसिक क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये तो याद भी रहता है। अब ये जो 23 वाला है ना, मुख्तलिफ तरीके से आ सकता है, आपको हर एक की एक कंडीशन याद रखनी है, फिर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो ना। तो ये मैं बताना चाह रहा था, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं और तीनों के तीनों एंगल भी बराबर हैं और 90 डिग्री के बराबर है, इसको हम कहते हैं क्यूबिकल शेप ना, ये क्यूबिकल शेप कहलाती है। क्यूबिकल शेप कहते हैं जहाँ पे सारी साइड्स भी बराबर है। वैसे मैंने तो साइड बराबर नहीं बनाई, बहरहाल मैं उसे सेलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल 90 डिग्रीज हैं तो उसको क्यूबिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कुछ इस किस्म की परफेक्ट शेप आएगी अगर बनाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो द बेसिस ऑफ मोटर ऑयल ग्रेडिंग, जो मोटर ऑयल की ग्रेडिंग की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स विस्कोसिटी। जब भी आप मोटर ऑयल डलवाओगे या जैसे बाइक के अंदर ऑयल वगैरह डलवाते हैं ना, तो आप देखोगे तो वो जब डलवाते हैं तो उस वक्त काफ़ी गाढ़ा सा होता है, और जब वो वापस निकालता है तो वो ब्लैक हो जाता है, दूसरा बहुत पतला हो जाता है। तो अच्छा जो मोटर ऑयल होता है उसकी एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी होनी चाहिए, वो विस्कस होना चाहिए। जितना विस्कस होगा उतनी फ्रिक्शन को वो कम से कम कर पाएगा इंजन की। 25, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेस 2 times एंड प्रेशर इंक्रीजेस 4 times, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 2 गुना और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 4 गुना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो देखो मैं बताता हूँ। हमें पता है P1V1/T1 बराबर होता है P2V2/T2 के। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है कि लेट से इनिशियल प्रेशर P कर लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम V कर लेते हैं, टेम्परेचर T कर लेते हैं। अब बाद वाला प्रेशर कितना हो गया? पहले बाद वाला टेम्परेचर कितना हो गया? टेम्परेचर हो गया 2 times, तो इसको 2T लिखेंगे। बाद वाला प्रेशर कितना हो गया? बाद वाला प्रेशर हो गया 4P के बराबर। तो अब मालूम करना है कि लेट से V डैश या V प्राइम कितना हो जाएगा। P से P कैंसिल, T से T कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो इसका मतलब V बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V डैश के, या V डैश बराबर आ जाएगा 1/2 V के। यानी कि अब जो नया वाला वॉल्यूम होगा वो पुराने वाले वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, इज हाफ। 26, the particle having a mass of 1836 times that of electron, प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन का मास 1836 गुना होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। 27, ऑन एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यूरेनियम किस में चेंज हो जाएगा? तो देखो यूरेनियम है और इधर आ गया 92, इधर आ गया 238, इसमें से इमिट हो रहा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, यानी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। 2 की कमी का मतलब हो गया 90, और जो भी एलिमेंट बनेगा बहरहाल उसका यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। एटॉमिक मास में 4 की कमी आती है, तो 238 - 4, 234, ठीक है, 234 हो जाएगा। तो देख लो 90 और 234, 90 और 234 बेसिकली थोरियम होता है, और वही गिवन है यहाँ पर। 28, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हर एक क्वांटम की एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, वो प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से वो बराबर आता है आंसर E = H न्यू, और N भी आ जाता है। 29, द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो सोडियम है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक यहाँ से रिलीज हो चुका है, तो कितने हो गए? 10 हो गए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 निकलने का मतलब यहाँ से 12 में से 2 निकल गए तो 10 बच गए। तो चलो इत्तेफाक से पहले ही आंसर आ गया। चलो एक आध को और चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकल गया तो कितने बचे? 2 बचे। सोडियम के पास 11 होते हैं, 11 में से एक निकल गया तो कितने बचे? 10। ये अलग अलग है, ठीक है। 30, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ पिच ब्लेंड वर, पिच ब्लेंड से निकलने वाली ज़्यादातर जो रेडिएशन थी वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन थी, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं बीटा पार्टिकल। एट 1 मिलीमीटर प्रेशर इन कैथोड रे ट्यूब, जब 1 मिलीमीटर प्रेशर हो गया था कैथोड रे ट्यूब के अंदर, तो पूरा का पूरा जो है वो जल रहा था, और उसको पॉजिटिव कॉलम कहते हैं, यानी कि एनोड ग्लो करती है और उसे पॉजिटिव कॉलम कहते हैं। 32, द n+l वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल इज, देखो जो पहले लिखा होता है ये तो n की वैल्यू होती है, तो n तो यहाँ पर फिलहाल 5 के बराबर है। अच्छा जी, l की वैल्यू कैसे निकालते हैं? l की वैल्यू निकालते हैं SP/df से। SP और d आ जाएगा और आ जाएगा f। s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, और d के लिए होता है 2, f के लिए होता है 3। तो l+l वैल्यू कितनी हो जाएगी? l+l वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस d के लिए आ जाएगा 2, 5 + 2 बराबर होता है 7 की। तो 5d ऑर्बिटल जो है उसकी n+l वैल्यू 7 होगी। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल इज गिवन बाय, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं सब शेल के अंदर वो 2l+1 से मालूम किए जाते हैं, ठीक है। कैसे मालूम किए जाते हैं? 2l+1 से। अगर बात हो रही है हमारे पास सब शेल की l की,
एल का मतलब हो गया हमने क्या पुट करना है वहाँ पर, हमें पुट करनी है वैल्यू एल के लिए 0। ठीक है, एस की बात कर रहे हैं ना, अगर सब शेल एस की बात कर रहे हैं तो एल हमने 0 पुट करना है। जब एल 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 2 0, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, वो एस ऑर्बिटल होता है। जबकि अगर पी की बात करते हैं तो एल की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 या 3, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये 1 पुट करा ना तो 2 1 जार 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरीके से डी में 5 होते हैं, 5 कैसे आ जाएंगे, एल की जगह पर आएगा 2, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5 और एफ इसी तरीके से एफ के पास हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल्स। 34, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल। किस क्वांटम नंबर से शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पता लगता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता लगता है उसकी शेप के बारे में कि एस है तो स्फेरिकल शेप होगी, पी है तो डम्बेल शेप होगी, वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लग जाता है, एल से। व्हेन n इज इक्वल टू तो l क्या होता है, अगर n बराबर होता है 2 के तो l 2 हो सकता है, l 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है और पूछ रहे हैं कौन सा रूल यहाँ पे वायलेट किया गया है। तो देखो 1s2 सही है, 2s2 सही है, लेकिन 2px2 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, फिलिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखते हैं, 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, तो 2px1 करते हैं और फिर 2py1 करते हैं, ठीक है ना। पहले हम एक एक करके ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहलाती है ये, और कहते भी इसको यही है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऐसा नहीं कि पहले आप x वाले को पी एक्स को पूरा भरोगे, नहीं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक x में जाएगा, एक y में जाएगा, एक z में जाएगा, फिर अगर चौथा आता है तो वो x में जाके फिल होता है, ठीक है जी। 37, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। किसी शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर से मालूम करते हैं। अब देखो, शेल की वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू पुट करनी है, तो ये दोनों तो सिरे से ही गलत हो गए ना। जैसे पिछले वाले के अंदर ये दोनों सिरे से गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब शेल के जरिए मालूम करने हैं, तो सब शेल में हम क्या पुट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे ना। और यहाँ पर जो हम मालूम कर रहे हैं वो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी शेल के मालूम करें, तो शेल का नंबर पुट करना पड़ेगा ना। तो शेल का नंबर पुट करेंगे तो 1 2 3 4 समथिंग आएगा, एन स्क्वायर के जरिए करेक्टली निकलता है, ठीक है ना। पहले में सिर्फ एस होता है। अगर हम पहले शेल की बात करें तो पहले शेल के अंदर 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है। फिर 2 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक एस हो जाएगा और 3 पी हो जाते हैं, तो टोटल जो है वो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसी तरीके से के 3 होता है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का मतलब क्या हो गया, एस ऑर्बिटल आ गया हमारे पास, पी ऑर्बिटल आ गया हमारे पास। इस तरीके से ना आगे बढ़ते रहते हैं। 38, इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज। पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऊपर भी लाई करती है नोडल प्लेन के और नीचे भी लाई करती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन। द एंगल बिटवीन sp3 ऑर्बिटल्स, sp3 ऑर्बिटल्स में तकरीबन 109 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, 109 पॉइंट समथिंग होता है। 40, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होती है, जो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर, जो स्ट्रेंथ होती है सिग्मा बॉन्ड की वो हाईएस्ट होती है जब s ऑर्बिटल इन्वॉल्व ना हो, यानी कि p ओवरलैप में स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। वजह पता है क्या है, हमारा जो s ऑर्बिटल है ना स्फेरिकल शेप में होता है, तो 2 स्फेरिकल शेप हैं अगर, तो ये मूव कर सकता है ना, यहाँ से गोल गोल घूम सकता है इर्द गिर्द। अच्छा, अगर sp होगा तब भी ये s जो है वो घूम सकता है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन p और p जो ओवरलैप होता है ना वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है। 42, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। वो तमाम आप याद करके रखो, कार्बन डाइऑक्साइड CCl4 Cl2 जिनकी डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होती है, क्योंकि वही ज़्यादातर आते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप ये बात जहन में रखिए कि किन किन की 0 है ना, उनको याद कर लो आप। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ लिक्विड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो किसी लिक्विड के अंदर होती है उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। असल में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो यकीनन उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा हमेशा कम रहता है। Which atomic orbital is always involved in sigma bonding?
एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग है. 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें कौन सा कंपाउंड है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है? इथाइलिन के अंदर होती है. C2H4 के अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. 46 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव डाइपोल मूवमेंट. इसमें से किस में डाइपोल मूवमेंट होती है? BF3 में नहीं होती, CCl4 में नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होती. मैंने बताया इनको याद रखो, इनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होती. वाटर में डाइपोल मूवमेंट होती है. उसकी वजह यह है, अब आप सोचोगे कि नहीं इसका भी तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन. लेकिन सारी बात यह है कि यहाँ पर जो इसका पोलर नेचर है ना, उसकी वजह से जो डिस्टेंस होता है इनके दरमियान में वो सेम नहीं होता, तो इस वजह से उसमें डाइपोल मूवमेंट पाई जाती है. इन इथीन इथीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो C2 आ गया हमारे पास, और H कितने आ गए? H आ गए हमारे पास 4. एक हाइड्रोजन इधर भी आ गया, एक हाइड्रोजन इधर भी आ गया, फिर एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया. ठीक है ना, इस तरीके से समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, पूरा स्ट्रक्चर एंगल वाइज नहीं बता रहा. तो कार्बन के 1 2 बिजी हो गए, अब यहाँ पर 2 बॉन्ड और हो जाएंगे. तो कार्बन के इधर वाले के भी 4 बॉन्ड हो गए, इधर भी हो गए. अब देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड. ये 4 तो सिग्मा बॉन्ड है. इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, और एक हमारे पास पाई बॉन्ड आ रहा है. 4 सिग्मा और 1 पाई, 4 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड. 48 द शेप ऑफ H2O इज, H2O जो है वो एंगुलर या बेंड शेप कहलाती है. 49 1 डी बाई इज इक्वल टू ESU इंटू कूलम मीटर, 3.335 10 रेज टू द पावर -3. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनिक ब्रिज. इसमें से किसको प्रोटोनिक ब्रिज कहा जाता है? बहुत ही कॉमन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं. 51 एक सिस्टम एब्जॉर्ब करता है 20 जूल की एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहते हुए, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? जितनी भी हीट दी जाती है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होती है. एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, और सिस्टम वर्क करता है. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन 0 के बराबर हो गया, इसको ख़त्म कर लो. जितनी भी एनर्जी देंगे वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. 20 जूल की एनर्जी दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में भी 20 जूल का इजाफा होगा. 52 द हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज. अगेन एक मुख्तलिफ तरीके से इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूछा गया. तो हीट चेंज बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एनी रियल और इमेजनरी लाइन और वॉल विच सेपरेट अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. इमेजनरी लाइन होती है जो सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से अलग करती है, उसे बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री ऑफ सिस्टम. 54 प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज गिवन बाय, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज गिवन बाय P डेल्टा V. प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है, मैंने इससे पहले ही बताया आपको, वर्क बराबर होता है P डेल्टा V के. 55 द रेशियो ऑफ फोर्स टू प्रेशर इज इक्वल टू. जो रेशियो होता है फोर्स का प्रेशर के साथ वो बराबर होता है. प्रेशर की डेफिनेशन के मुताबिक प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. एरिया को अलग करो और P को इधर डिवाइड में ले जाओ, तो फोर्स और प्रेशर का जो रेशियो है वो एरिया के बराबर होता है. इतना आसान. दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती. इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा होगा इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी. सिमिलरली इंथैल्पी भी करती है, और वॉल्यूम तो करता ही करता है. चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है. बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी खसूसियत है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि उसके अमाउंट पे. दैट्स वाई इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों के लिए आता है. लॉजिक याद रखनी है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करे तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी? अगर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करे तो क्या कहलाएगी? इंटेंसिव. और अगर अमाउंट पर डिपेंड करे तो क्या कहलाएगी? एक्सटेंसिव. द रिलेशनशिप बिटवीन E और H और P और V सिस्टम. E बराबर होता है H प्लस PV के, E बराबर होता है H माइनस PV के, H बराबर होता है E प्लस PV के. ये फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द साइन ऑफ एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है. हेसिस लॉ डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. हेसिस लॉ बेसिकली एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन से
रिलेट करता है। E प्लस पी वी इज कॉल्ड, E प्लस पी वी क्या कहलाता है? E प्लस पी वी कहलाता है इंथैल्पी। ठीक है, वो हमने ऊपर भी लिखा है, H बराबर होता है E प्लस पी वी के। 61 इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल का काम किया गया सिस्टम के ऊपर, और 200 जूल जो है सिस्टम ने जो है वो रिलीज कर दी, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? हमने 500 कितनी एनर्जी दी गई, उसमें कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, और फिर सिस्टम ने कितना वर्क किया। तो 500 जूल का काम हो रहा है, ठीक है, और 500 जूल के काम में 200 जूल की एनर्जी जो है वो उसने रिलीज कर दी है, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा ये हमें मालूम करना है। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पर सिस्टम में वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो माइनस का 500 आएगा, सिस्टम ने हीट रिलीज करी है तो माइनस का 200 आएगा, माइनस का 200 बराबर आएगा डेल्टा ई, और माइनस का 500 जो दूसरी तरफ जाके प्लस का 500 हो जाएगा, तो 500 माइनस 200 ये बराबर आ जाएगा प्लस के 300 के, यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। 300 प्लस 300 का मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब किसी सिस्टम के ऊपर 500 जूल का काम किया जा रहा है और 200 ज़ाया हो रही है, तो बाकी की 300 से जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, कंप्रेस कर रहे हैं ना। 62 एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे डेल्टा क्यू पी वी बोलते हैं, तो वो बराबर किसके होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी वी बराबर होता है इंथैल्पी के, क्योंकि जब भी हम देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी हीट दी जाती है तो हमने देखा है कि वो एक तो ये है कि वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और सिस्टम काम करता है पी डेल्टा वी, और इनको मिला के हम इंथैल्पी कहते हैं डेल्टा एच। 63 फॉर द डायरेक्शन, ये लिखा हुआ है हमारे पास एक रिएक्शन, के सी और के पी का रिलेशन दिखना है, के सी और के पी का कैसा रिलेशन है। यहाँ पर आप देख लो वॉल्यूम में 2 मोल आ रहे हैं, यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ के टोटल 4 मोल है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ने का मतलब हो गया कि Kp की वैल्यू Kc की वैल्यू से ज़्यादा होगी। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। 64 गिवन द इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे गिवन है, PCl5 PCl3 और क्लोरीन है, और H पॉजिटिव नज़र आ रहा है। H पॉजिटिव का मतलब कौन सा रिएक्शन है? एंडोधर्मिक रिएक्शन है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं Cl2 की? यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, क्या बढ़ाना पड़ेगा? देखो, अगर आप टेम्परेचर की बात करते हो तो अगर तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो लोवरिंग द टेम्परेचर यकीनन Cl2 को ज़्यादा करता, लेकिन एंडोथर्मिक है तो नहीं करेगा। PCl5 अगर मैं ज़्यादा करता हूँ, यानी कि अगर मैं कंसंट्रेशन इसकी बढ़ाता हूँ, तो इसकी रिएक्शन को बराबर करने के लिए रिएक्शन राइट साइड की डायरेक्शन में बढ़ेगा आगे ना, और बढ़ेगा तो यकीनन Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसका मतलब हमें PCl5 को ऐड करना चाहिए मिक्सचर में। बट अगर PCl3 में ऐड कर देता तो PCl3 को ख़त्म करने के लिए रिएक्शन इस तरफ चला जाता, जिससे क्लोरीन भी कम हो जाता, और प्रेशर को इंक्रीज करना यहाँ पे वो तो खैर बहरहाल किसी मकसद में ही नहीं है। बात यह है कि आप देखो, हम जहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम नज़र आ रहा है 1 और यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं 2, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाने से कम वाले वॉल्यूम की तरफ जाता है, तो वो भी PCl5 की तरफ जाता, जो कि सही नहीं रहता। 65 इफ Kc is 0.0194 और जो कैलकुलेटेड रेशो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो वो 0.0116 होता है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? Kc की वैल्यू है 0.0194 और जो इनके रेशो की वैल्यू है वो है 0.0116। इट मीन्स जो हमारे पास Kc की वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है किससे? इस प्रोडक्ट की वैल्यू के ना। तो याद रखो, अब ये रिएक्शन बहुत तेज़ होगा, कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने ताकि ये वैल्यू बढ़ के Kc तक पहुंच जाए, ठीक है ना। प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने का मतलब ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 66 विच रिएक्शन हैज़ अनस्टेबल रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्शन है जिसमें अनस्टेबल होगा? Kc की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा होती है तो रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है। 67 N2 प्लस O2 और A2NO बन रहा है, कौन सी बात सही है? इसका एक वॉल्यूम है, इसका एक वॉल्यूम है, 1 + 1 2 हो गया, इसका वॉल्यूम 2 है, दोनों तरफ बराबर हैं तो Kp और Kc बराबर होंगे। 68 केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, हमेशा डायनामिक होता है,
देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन खत्म हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शन सेम रेट पर हो रहा है दोनों तरफ, चलता हुआ है तो डायनामिक कहलाएगा। 69 विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सिस्टम इन्वॉल्विंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो वो एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, अदरवाइज एंडोथर्मिक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में सपोर्ट करता। 70 इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की बराबर हो जाती है, नहीं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 71, इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम, ठीक है ना, वॉल्यूम जो रिएक्टेंट का है और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो सेम है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, द इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो कौन से फैक्टर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज नहीं होती, ये बात हमें बतानी है। तो याद रखिए वॉल्यूम के सेम होने से एक चीज़ है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो है प्रेशर का इफेक्ट, क्योंकि अगर तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है ना, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है तो जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल प्रेशर को आप बॉयल्स लॉ के साथ ना याद रख सकते हो, प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, ठीक है ना, और प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कम वॉल्यूम वाले की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो राइट साइड पे हो चाहे वो लेफ्ट साइड पर हो, कम वॉल्यूम वाले की तरफ हो जाता है। और अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वो ज़्यादा वॉल्यूम वाले की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बट अगर वॉल्यूम ही सेम रहा, ना वॉल्यूम बढ़ा ना वॉल्यूम कम हुआ, तो ऐसी सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम स्टेट पर। 72, अ वेरी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc और Kp शोज दैट, इससे पहले भी एक ऐसा ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। अगर बहुत लार्ज वैल्यू होती है Kc या Kp की तो वो किस बात को जाहिर करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, रिएक्टेंट फेयरली स्टेबल है, या फिर रिएक्शन अकर हो रहा है दोनों डायरेक्शन में। लार्ज वैल्यू का मतलब होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन है। और अगर Kc की वैल्यू बहुत कम होती है तो फिर रिएक्टेंट फेयरली स्टेबल होता है, और वरना फिर दरमियानी बात होती है। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल, देखिए अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप जितना भी चेंज कर लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हत्ता कि आप डबल भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई आंसर होगा करेक्ट, रिमेन द सेम। इन द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc, Kp Kc से तब ग्रेटर होता है जब प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होता है। यहाँ पर ये आ गया 1 और 1 यानी कि 2 हो गया टोटल, और इधर भी 2 आ रहा है, इधर देख लो 2 है 1 है 3 है और इधर हो गया 2, ठीक है, इधर यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। इधर 1 है और इधर 1 + 1 बराबर है 2 के, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो तो ये 2 है और यहाँ पर हो गया 1। तो मैंने क्या बोला, Kp Kc से ज़्यादा तब होता है जब प्रोडक्ट में ज़्यादा वॉल्यूम होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। सिर्फ इस रिएक्शन के लिए Kp इज ग्रेटर देन Kc। द इक्वेशन फॉर KSP ऑफ CaF2, तो अगर हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं तो इस CaF2 दरअसल बराबर किसके आता है, ये बराबर आता है हमारे पास कैल्शियम आता है +2 और साथ में फ्लोरीन आ जाता है, और फ्लोरीन के साथ जो है वो 2F आते हैं। तो 2F को अगर हम लिखते हैं तो वो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, F के ऊपर स्क्वायर, ये है करेक्ट आंसर ना, F के ऊपर स्क्वायर, बाकी किसी में भी F के ऊपर स्क्वायर नहीं है, हालांकि 2 मोल ऑफ फ्लोरीन बनेंगे इस रिएक्शन में। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, याद रखने वाली बात है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इन स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन शोज दिस कलर, यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर हम स्ट्रांगली एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर को शो करता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इस पूरे जो यहाँ पे आइन गिवन है इसके अंदर आप वैल्यू देखो -2 के बराबर आ रही है। तो क्रोमियम का हमें मालूम करना है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, प्लस ऑक्सीजन 7 है और ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2 और ये बराबर आ रहा है -2 के। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x और माइनस का 14
इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 2x बराबर आ जाएगा -2 + 14। -2 + 14 कितना हो गया? -2 + 14 हो गया 16, सॉरी -2 और +14 हो गया 12 के बराबर। x बराबर आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा 6 प्लस का 6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 है। 79, if the rate is independent of concentration of the reactant, the reaction is of जीरो ऑर्डर। अगर जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, तो वो जीरो ऑर्डर है। और ऐसे रिएक्शन जो है, जैसे मिसाल तौर पे फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, वो डिपेंड नहीं करते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, बल्कि वो लाइट पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अ सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन, जो रिडक्शन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। हालांकि उसकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? बेसिकली रिडक्शन जो कर रहे हैं वो क्या है? रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना या फिर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, दोनों तरीकों से आप समझ सकते हो। 81, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज। हाँ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में डिफरेंट होता है, तो उसको देख लेते हैं। टोटल आंसर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, कोई यहाँ पे आइन नहीं है ये। अच्छा जी, बात हो रही है ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस का 1, और यहाँ पे 2 हैं, और प्लस ऑक्सीजन का हमें मालूम करना है, जिसको हम x से शो करेंगे। तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर आ जाएगा -2 के, और x बराबर आ जाएगा -1 के। हाइड्रोजन पर के अंदर जो ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। 82, the process in which water molecules get attached with the solute ion of molecules is called hydration कहते हैं। हाइड्रेशन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो अटैच हो जाते हैं सोल्यूट के आयन के साथ। दिस सॉल्ट हाइड्रोलाइज इन वाटर, बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। NH4Cl जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर के अंदर। NH4Cl plus H2O NH4OH plus HCl is an example of। अब देखो यहाँ पर एक बात हो रही है, यहाँ पर एक खास बात हो रही है। वो खास बात ये है कि यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है एक वीक बेस। ये वीक बेस है, ठीक है। और वाटर है जिसका हमें पता है कि उसका पीएच जो है वो 7 होता है, ठीक है। अब आप देख लो कि जो पीएच है इस पूरे सोल्यूशन का, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो शिफ्ट हो जाएगा एसिडिक की तरफ, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पीएच चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है। CSO4 प्लस H2O, ये पूरा एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल है, और बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल है हाइड्रेशन की, ठीक है ना। एनहाइड्रस वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉल्ट। 86, ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड्स अकर। देखो अगेन एक डिफरेंट सा सवाल आ गया, मतलब डिफरेंट नहीं, डिफरेंट तरीके से पूछा है, बाकी सवाल पहले हो चुका है। OH बॉन्ड्स का ब्रेक होना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। पीएच का चेंज होना हाइड्रोलिसिस, OH बॉन्ड का ब्रेक होना हाइड्रोलिसिस। 87, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो एक डीएम क्यूब के अंदर मौजूद होते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। 88, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन चेंजेस। जब भी हम ऐड कर देते हैं किसी कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन में, तो वो क्या चीज चेंज करता है? याद रखिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। तो अगर डिफरेंट तरीके से पूछा जाए तो ऑप्शन के अंदर लो एक्टिवेशन एनर्जी टाइप कोई ऑप्शन होगा। The change in concentration of reacting substances in a unit time is called। जो चेंज होता है कंसंट्रेशन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के पर यूनिट टाइम, उसे क्या कहा जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी यही है, कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड बाय टाइम। 90, द रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं और हेल्प करते हैं रिएक्शन करने में। तो वो रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। यानी कि कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो फिर वो फास्ट हो जाता है। 91, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट देन सच अ रिएक्शन। एक खास किस्म के प्रोसेस है, रिएक्शन है, जहां पर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो खुद कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। कैटलिस्ट के तौर पे काम करने का मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, यानी कि प्रोसेस को फास्ट करता है। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस में
एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो खुद काम करता है एज कैटलिस्ट। 92 dx अपॉन dt के, और ये आ गया हमारे पास पूरा एक रिएक्शन है, आपको रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें जब सम करते हैं ए और बी का, जिसको आप सम करके लिखो या ए बी करके लिखो, इसको क्या कहते हैं? याद रखिए ए प्लस बी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। और उसको आगे कुछ एमसीक्यूज में और भी डिस्कस करा है। फॉर अ रिएक्शन द मिनिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, मिनिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता है, और मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 3 तक जाता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना। यानी कि उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन वगैरह में जो ऊपर लिखा हुआ होगा 1+2 होगा, तो 1+2 करके 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर है। 94 द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय मॉलिक्यूल्स टू परमिट केमिकल रिएक्शन, कम से कम एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन करवाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। 95 अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज, अभी मैंने समझाया तो एक डिफरेंट तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया, लो कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है कैटलिस्ट। 96 द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। 97 कन्वर्जन ऑफ Sn+2 टू Sn+4, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्लस का 4, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इस वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और यकीनन इलेक्ट्रॉन लॉस हुए यहाँ पे, तभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। 98 ये भी बड़ा कॉमन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पाउडर्ड सॉलिड ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसके चंक्स के लिहाज से, क्योंकि उसमें ग्रेटर सरफेस एरिया पाया जाता है, ग्रेटर सरफेस एरिया ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू चंक्स। 99 द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी, देखो एक रूल ऑफ थंब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा हमेशा डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री केल्विन, ठीक है। 10 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर चेंज होने के ऊपर वो डबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताऊं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री केल्विन है, चेंज इन केल्विन है, तो सेल्सियस में भी 10 का ही चेंज आएगा, ठीक है ना। तो एक आध ऑप्शन इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों हो सकते हैं, तो 10 यहाँ पे सही नहीं रहेगा ऑप्शन, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है वो 10 डिग्री केल्विन के चेंज के बराबर होता है, बट बुक में केल्विन में, तो दैट्स वाई ये करेक्ट होगा, इधर ऑप्शन के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। 100 द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम फॉर डैश ऑर्डर रिएक्शन, एक खास किस्म का ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है और जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वो सेम होते हैं, और वो होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। ये हो गए वो 100 MCQs जो मुझे लगता है इस साल के लिए बहुत अहम है, और आपको ये 100 तो आनी ही चाहिए, पर अगर इन 100 की अच्छी तैयारी हो जाए तो आप और MCQs को भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और अगर इनमें कोई सवाल है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अल्लाह हाफिज।